हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि क्लास जो हमने क्रिएट किया है उसका नाम जो है माई क्लास दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लास को क्लोज किया है। साथ ही साथ इस क्लास के अंदर हमने दो, एक प्राइवेट प्राइवेट और पब्लिक डिक्लेरेशन दिया है। ठीक है, प्राइवेट में आप देखेंगे तो इंट डाटा टाइप का एक एक्स मेंबर हमने डिक्लेयर किया है, द क्लास मेंबर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे द क्लास मेंबर ऑफ द वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पब्लिक में एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है माई क्लास नाम का, जो कि कंस्ट्रक्टर है। कैसे पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन? क्योंकि जिस जिस जो जिस नाम का हमारा क्लास है उसी नाम का इसका फंक्शन है, जो कि इनिशियलाइजेशन के काम आ रहा है इस एक्स का, जो कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर है। अब तुम यहाँ देखोगे तो एक तुम्हें अजीब सा कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर भी हमारा जो वेरिएबल, जो क्लास का मेंबर वेरिएबल, उसका वही पैरामीटर हमने एक्स लिया है। और यहाँ पर भी जो हमारा पैरामीटर हम यहाँ पर जो क्लास के अंदर जो हमने क्लास मेंबर डिक्लेयर किया है वो जो है एक्स टाइप का है, एक्स वेरिएबल का है, या कह सकते हैं उसका नाम है एक्स, हमने दिया है वेरिएबल का। साथ ही साथ हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो भी हमने एक्स ही लिया है। और यहाँ पर अब तुम देखोगे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्स को एक्स के अंदर असाइन कर दे। एम्बिग्यूटी विच एक्स इज विच, यहाँ पे थोड़ा गौर देना। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी कि क्लियरिटी यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे हैं कि किस एक्स को किसके अंदर डालना है। ये कौन सा एक्स है? पैरामीटर वाला एक्स है या क्लास वाला एक्स है? विच इज एक्स, विच इज विच एक्स इज विच, ये एक्स कौन सा एक्स है? यहीं पर जो है आपका इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा, वो है दिस पॉइंटर। मैं चाहता तो दिस पॉइंटर के डिफिनीशन से स्टार्ट करता, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता था कि किस कंडीशन में कहाँ पे दिस पॉइंटर आ रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। यही है दिस पॉइंटर। ये जो आप देख रहे हैं ये दिस पॉइंटर है हमारे सी प्लस प्लस में। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम दिस पॉइंटर यहाँ पर लगा देते हैं तो होगा क्या कि ये दिस पॉइंटर जो है वो कंपाइलर को बताएगा कि ये जो एक्स है, यानी कि इधर वाला जो एक्स है, वो क्लास का मेंबर है, यानी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, और ये एक्स जो है वो पैरामीटर है। अब बारीकी से हम जो है बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिस पॉइंटर होता है, इसका डिफिनीशन क्या है। आइए समझते हैं। तो इस पहले स्टेटमेंट को यहाँ देखिए कि दिस एरो एक्स इक्वल टू असाइन एक्स, यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एक्स। यहाँ पर यूज किया गया है पैरामीटर एक्स, जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, टू क्लास मेंबर वेरिएबल एक्स, यानी एक्स का, एक्स जो पैरामीटर वाला एक्स है उसका वैल्यू जो है क्लास वाले मेंबर के एक्स में हमें असाइन करना है। प्रॉब्लम ऑफ शेडोइंग, प्रॉब्लम ऑफ नेम स्वेडिंग, यानी कि दोनों का नाम जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहा है। when the parameter of the function has the same name as a variable name, जब पैरामीटर फंक्शन का पैरामीटर और मेंबर ऑफ वेरिएबल यानी क्लास के मेंबर ऑफ वेरिएबल का नेम जो है सेम होता है, तो वो जो है अस्पष्टता क्रिएट कर देता है। बिकॉज क्योंकि बोथ द पैरामीटर एंड द मेंबर वेरिएबल हैव द सेम नेम, क्योंकि पैरामीटर हो या मेंबर ऑफ वेरिएबल हो, दोनों का यहाँ पर आप देखेंगे तो नेम जो है वो सेम दिखाई दे रहा है। द कंपाइलर नीड्स अ वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू, लेकिन कंपाइलर को यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप कंपाइलर को यहाँ बताना होगा कि ये एक्स जो वेरिएबल से बिलोंग करता है और ये एक्स जो है हमारा वो पैरामीटर है। उसी को तो नेम्स शेडिंग कहा जाता है, जब दो वेरिएबल का जब जब फंक्शन के पैरामीटर और
नेम सेटिंग में क्या होता है, जब जो वेरिएबल्स का जो नेम है वो सेम हो जाता है, अगर आप प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट ऑफ व्यू से समझें। इन द फॉलोइंग एग्जांपल बोथ द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, इस एग्जांपल सबसे पहले तो हमने एग्जांपल से ही डिस्कशन जो है स्टार्ट किया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो पैरामीटर है एक्स, साथ ही साथ वेरिएबल का जो क्लास मेंबर वेरिएबल जो है एक्स, दोनों का नेम यहाँ पर सेम रखा गया है। ठीक है, यही एग्जांपल जो है हमने सबसे पहले देखा था। आइए नीचे देखते हैं। इन दिस केस, यानी कि इस तरह के केस में द स्टेटमेंट x इक्वल टू x बोथ असाइन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर x टू itself parameter not the member variable because the parameter x shadows the member x। देखिए इसमें होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे लोकल वेरिएबल को हमने डिस्कस किया था, लोकल वेरिएबल को यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हो क्या रहा है कि x के ही अंदर x जो है असाइन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर x टू इटसेल्फ, यानी कि पैरामीटर यहाँ पर अगर आप दिस पॉइंटर का यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ हो रहा है कि पैरामीटर x वाला x जो है वो अपने आप ही अंदर वैल्यू डाल रहा है, न कि वेरिएबल के अंदर। इसका कारण क्यों है, क्योंकि पैरामीटर x शैडोज द मेंबर वेरिएबल x, क्योंकि पैरामीटर x जो है वो शैडो मेंबर है किसका, पैरामीटर x जो है वो शैडो मेंबर है क्लास मेंबर x का। यूजिंग दिस टू रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी, दिस पॉइंटर का यूज कर कर हम यहाँ पर क्लियरिटी लाएंगे, यानी कि अस्पष्टता लाएंगे। टू सॉल्व दिस इशूज, इस इशू को सुलझाने के लिए दिस पॉइंटर इज यूज टू एक्सप्लिसिटी का यहाँ पर एक्सप्लिटली यानी खुद से जो है वो क्लास मेंबर वेरिएबल को दिस एक्स लिखना होगा। दिस पॉइंटर रिफर टू द करेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस पॉइंटर जो है वो दिखाएगा कि ये वेरिएबल जो है करेंट ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, दिस एक्स स्पेसिफिकली रिफर्स टू द मेंबर एक्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस ये जो लाइन हमने लिख दिया है यहाँ पे दिस पॉइंटर की मदद से, वो पूरा स्पेशली स्पेसिफाई करेगा द मेंबर वेरिएबल एक्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये मेंबर वेरिएबल एक्स जो है उस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माई क्लास हमने लिखा है, इंट हमने क्लास मेंबर का वेरिएबल का नेम है। यहाँ पर एक हमने फंक्शन लिखा है जहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है जो पैरामीटर है, और दिस एक्स दिखा रहा है कि ये जो एक्स है वो क्लास से बिलोंग कर रहा है और ये एक्स जो है पैरामीटर है। दिस एक्स रिफर्स टू द मेंबर वेरिएबल, ये एक्स जो है मैंने मेंबर वेरिएबल को दिखा रहा है और ये एक्स जो है वो पैरामीटर्स को दिखा रहा है। दिस एक्स रिफर्स टू द मेंबर वेरिएबल एक्स ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट और दिस एक्स रिफर्स टू द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर एक्स। ठीक है, दिस वे इस तरीके से हम लोग जो है वो अस्पष्टता को जो है वो दूर करते हैं और वैल्यू एक्स जो है वो क्लास वेरिएबल में असाइन करते हैं। एग्जाम्पल इन एक्शन, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे इंट एक्स हमने लिया है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर हमने लिया है, असाइनिंग द एक्स टू द मेंबर ऑफ द एक्स हमने किया है। देखिए साथ ही साथ जो है वो प्रिंट एक्स एक हमने एक और यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसमें वैल्यू ऑफ एक्स जो है, जो एक्स का जो वैल्यू है कौन वाला, ये मेंबर वाला, उसको हम प्रिंट करवाने वाले हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट 5 यहाँ पर असाइन करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं तो वैल्यू ऑफ x5 जो है रिटर्न होगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। दिस एक्स, ये जो लाइन है, असाइन द वैल्यू पैरामीटर x टू द क्लास मेंबर x, इट रिजॉल्व द कंफ्यूजन को दूर करेगा व्हेन द पैरामीटर एंड मेंबर वेरिएबल हैव द सेम नेम। यूजिंग दिस पॉइंटर एक्सप्लिसिटली रिफर्स द मेंबर वेरिएबल ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेंड फंक्शन। दोस्तों in C++, friend function is a function that
इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास। देखिए क्या कह रहा है कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है सी प्लस प्लस में, वो जो होता है नॉट नॉट अ मेंबर, उस क्लास का मेंबर नहीं होता है। आई रिपीट, फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो फंक्शन होगा, एक फंक्शन होता है जो कि उस क्लास का मेंबर नहीं होता है, लेकिन अलाउ टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। लेकिन ये अलाउ करता है कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर जो है क्लास का, उसको एक्सेस कर सकता है। दिस फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। ये फंक्शन जो है क्लास के अंदर डिक्लेयर किया रहता है, और उसका कीवर्ड देखें तो वो जो है वो फ्रेंड कीवर्ड होता है। यानी किसी फंक्शन को हम डिक्लेयर कर देंगे, उसके आगे अगर हम ये फ्रेंड फंक्शन जो लगा देते हैं, तो वो फंक्शन जो है वो फ्रेंड फंक्शन बन जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि की पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं अबाउट द फ्रेंड फंक्शन, मतलब यानी कि फ्रेंड फंक्शन के बारे में। नॉट अ मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो नहीं मेंबर होगा क्लास का। फ्रेंड फंक्शन जो होगा नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लास, वो क्लास का मेंबर यानी कि भाग नहीं होता है। बट लेकिन वो प्राइवेट मेंबर, उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। यहाँ चर्चा जो हो रहा है वो फ्रेंड फंक्शन का हो रहा है। डिक्लेयरिंग विद द फ्रेंड कीवर्ड, यानी कि जब हम लोग फ्रेंड कीवर्ड के साथ जो डिक्लेरेशन करते हैं, इट इज डिक्लेयर्ड इन अ क्लास। तो ठीक है, फ्रेंड फंक्शन जो हम जो है फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, और ये जो है डिक्लेरेशन इसका जो है क्लास के अंदर होता है। लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं, उसे क्लास के बाहर भी डिफाइन करते हैं, जैसे हम रेगुलर फंक्शन को डिफाइन करते हुए आ रहे हैं। एक्सेस, इट एक्सेस टू द क्लास प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर। ये जो है एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड फंक्शन जो है वो एबल है, यानी कि योग्य है क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए। लेकिन it does not have this pointer as it not a member of the function। लेकिन this pointer जो होता है, इससे पहले हम समझ चुके हैं this pointer क्या होता है, उसका जो है as not a member function, उसका यूज जो है but does not have this pointer, उसके पास friend function के पास नहीं होगा, क्योंकि ये जो है उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, नॉट अ मेंबर फंक्शन। ठीक है, आइए सिंटेक्स देखते हैं, और एग्जांपल में क्या देखा कि क्लास, हमारा क्लास का नेम है क्लास नेम, जहाँ पर हमने प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है जो कि इन टाइप का है, और वो जो है प्राइवेट के अंदर है। साथ ही साथ पब्लिक के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करके रखा है, जिसे हमने 0 पर जो है इनिशियलाइज करके रखा है। इनिशियलाइजर लिस्ट आखिरकार सी प्लस प्लस में है क्या? देखिए, सी प्लस प्लस में इनिशियलाइजर लिस्ट जो है एक स्पेशल सिंटेक्स होता है, जिसका यूज किया जाता है मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास को यानी कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करने का। इनिशियलाइजर लिस्ट जो है वो स्पेशल सिंटेक्स है जिसका यूज टू इनिशियलाइज द मेंबर ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करने के काम आता है इन इट्स कंस्ट्रक्टर यानी कि कंस्ट्रक्शन में। दिस कैन बी particularly useful for the initializing the constant data member, reference data member, or object of the class do not have a constructor, default constructor। ये क्या कह रहा है कि पर्टिकुलरली इनिशियलाइजर का जो यूज होता है वो कांस्टेंट डाटा मेंबर को, रेफरेंस डाटा मेंबर को, और ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को जिसके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था क्या, कि दिस कैन बी पार्टिकुलर यूजफुल फॉर इनिशियलाइजिंग द कांस्टेंट डाटा मेंबर। देखिए, द कांस्टेंट मेंबर इन द क्लास, द कांस्टेंट मेंबर जो है क्लास का कैन नॉट बी चेंज। वो जो है एक बार कांस्टेंट ऐसा वेरिएबल होता है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहता है, जो कैन नॉट बी चेंज होता है। इट इज़ इनिशियलाइज्ड, तो उसको डिक्लेरेशन के समय ही क्या करना पड़ता है, हम लोगों को इनिशियलाइज करना पड़ता है।
सिंस इट मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी कि टाइम क्रिएशन जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसी समय उसको क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यू नीड टू इनिशियलाइज द लिस्ट टू प्रोवाइड इट्स वैल्यू। तो इनिशियलाइजर लिस्ट की मदद से हमको उसको पहले ही वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एक हमने क्लास बनाया है माई क्लास नाम का, जहाँ पर एक कॉन्स्टेंट हमने डिक्लेयर करके रखा है एज अ मेंबर, कॉन्स्टेंट डाटा मेंबर। कंस्ट्रक्टर की मदद से हमने एक आर्गूमेंट लिया इंट वैल्यू और यहाँ पर कॉलन देकर एक्स में वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं। यूजिंग द इनिशियलाइजर लिस्ट टू इनिशियलाइज एक्स, पहले ही हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पर तुम देखोगे एक्स जो है एक कांस्टेंट मेंबर है, सो इट मस्ट बी इनिशियलाइज द इन इनिशियलाइजर लिस्ट। तो पहले ही हमको इसको इनिशियलाइज कर देना होगा। यू कैन नॉट असाइन इस वैल्यू इनसाइड द कंस्ट्रक्टर बॉडी, कंस्ट्रक्टर बॉडी के अंदर हम इसका वैल्यू जो है इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने देखा था वो था रेफरेंस डाटा मेंबर, यानी कि रेफरेंस डाटा मेंबर जो होता है क्लास में मस्ट बी ऑल्सो बी इनिशियलाइज व्हेन इट क्रिएटेड, यानी कि रेफरेंस डाटा मेंबर जो है जो हम क्रिएट करते हैं क्लास में उसको भी जो है वो इनिशियलाइज करना पड़ता है जब उसको हम क्रिएट करते हैं। लाइक अ कांस्टेंट मेंबर, जैसे कि कांस्टेंट मेंबर होता है, ठीक है। द रेफरेंस मेंबर कैन नॉट बी असाइन अ वैल्यू आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड। रेफरेंस मेंबर जो होता है वो कैन नॉट बी असाइन अ वैल्यू, रेफरेंस मेंबर जो होता है वो जो वैल्यू असाइन नहीं उसमें नहीं हम कर पाएंगे जब जब उसको जो है आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के पहले बाद उस रेफरेंस मेंबर में हम लोग जो है वैल्यू असाइन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे यही लिख रहा है कि द रेफरेंस डाटा मेंबर, जो रेफरेंस डाटा मेंबर है कहाँ पे, द क्लास में, उसको मस्ट ऑल्सो भी इनिशलाइज, उसको हमेशा क्या करना चाहिए, मस्ट जरूर इनिशलाइज कर देना चाहिए जब हम उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। लाइक अ कांस्टेंट मेंबर, जैसे हम कांस्टेंट मेंबर को इनिशलाइज किया करते थे। रेफरेंस मेंबर कैन नॉट बी असाइन द वैल्यू, रेफरेंस मेंबर में हम लोग यहाँ कह रहा है कि वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट हम कर चुके हैं। सो एन इनिशियलाइजर लिस्ट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर जो इनिशियलाइजर लिस्ट जो है रिक्वायर्ड हो सकता है। जैसे एग्जांपल तुम देखो यहाँ पे एक हमने क्लास बनाया है माई क्लास नाम का, इंट हमने एक देखे यहाँ पर रेफरेंस दिया है, उसका नाम लिखा है रेफरेंस डाटा मेंबर है, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की मदद से इंट ए एज अ रेफरेंस हमने डिक्लेयर किया है और आर जो है एज अ वैल्यू लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है रेफरेंस को हम लोग क्या करें, इनिशियलाइज करें यूजिंग द इनिशियलाइजर लिस्ट टू इनिशियलाइज द रेफरेंस, इनिशियलाइजर लिस्ट की मदद से हम लोग यहाँ पर रेफरेंस ऑपरेटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। रेफरेंस डाटा टाइप को हम लोग जो है यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है कि रिफ इज अ रेफरेंस टू एन इंटीजर, रिफ जो है यहाँ पर हमने यहाँ जो है वो किसका रेफरेंस है, तो कोई वैल्यू होगा जो इंटीजर टाइप का उसी का रेफरेंस है। और इट मस्ट बी इनिशियलाइज, और इसको जो हम लोग क्या करना चाहिए, इनिशियलाइज करना चाहिए इन द इनिशियलाइजर लिस्ट, इनिशियलाइजर लिस्ट की मदद से इसको क्या करना चाहिए, हमको इनिशियलाइज करना चाहिए। वंस इनिशियलाइज, एक बार जब इनिशियलाइज हो जाएगा, इट विल ऑलवेज रिफर्स टू सेम इंटीजर, तो हमेशा जो है ये सेम इंटीजर को ही रखेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डू नॉट हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन, ये लाइन देखिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास जिसके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, ठीक है। क्या कहा, इफ़ यू हैव अ क्लास एज अ मेंबर इनसाइड द अनदर क्लास, बोला है कि इफ़ यू हैव अ क्लास, अगर आपके पास क्लास है एज अ मेंबर, उसमें कोई मेंबर है, इफ़ यू हैव अ क्लास एज अ मेंबर इनसाइड अनदर क्लास, समझिएगा, एक पहले से ही क्लास दिया हुआ है, उसके अंदर क्लास जो है एज अ मेंबर डिक्लेयर हमने करके रखा, मतलब क्लास के अंदर क्लास हमने डिक्लेयर करके रखा है। एंड दैट मेंबर क्लास डज नॉट हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उस जो क्लास के अंदर जो क्लास है उसके पास पहले से कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर दैट नोट आर्गूमेंट्स। एक मिनट देखिए, यहाँ कह रहा है द दैट मेंबर क्लास डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि क्लास के अंदर जो क्लास है उसके पास जो है कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मीनिंग दिखा रहा है कंस्ट्रक्टर
टेक नो आर्गूमेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यहाँ मीनिंग लिखा रहा है कि वैसा कंस्ट्रक्टर जो आर्गूमेंट को क्या कर सकता है, नहीं ले सकता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आखिरकार होता क्या है, आइए समझते हैं। देखिए सी प्लस प्लस में क्या होता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर, वैसा कंस्ट्रक्टर होता है दैट जो कि देयर टेक नो आर्गूमेंट्स। देखिए दो टाइप का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। जो पहला है कि जिसके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमन फॉर्म है। दूसरा कंस्ट्रक्शन जो हमारा होगा, इट हैज़ ऑल इट्स पैरामीटर, इसके पास सभी पैरामीटर्स होंगे जिसमें वैल्यू जो है पहले से फिक्स होंगे, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यूज होंगे। दिस अलाउ यू टू कॉल द कंस्ट्रक्टर, ये आपको अलाउ करता है कि कंस्ट्रक्टर को आप जो है कॉल करें विथ या विदाउट आर्गूमेंट, विथ या विदाउट आर्गूमेंट। ठीक है, ये हमारा यहाँ प्रोग्राम है, ये एक बारीकी से अलग अलग जो है समझते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट का प्रोग्राम है। जी देखिए पहले हमने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड लिया है, उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आप समझ में गए, क्लास का हमने नाम दिया है माई क्लास। उसके बाद पब्लिक में जो है एक कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट आर्गूमेंट हमने सेट किया है, किसके मदद से, इनिशियलाइजर की मदद से। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम दिया है माई क्लास, इंट का वैल्यू जो पहले से फिक्स कर दिया है इंट 10, इंट बी का वैल्यू जो मैं 20 कर दिया, और यहाँ पर देखो वैल्यू का हम वैल्यू इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू में ए पुट कर रहे हैं और वाई के वैल्यू में बी को पुट कर रहे हैं। अब बॉडी को हमने एम्प्टी छोड़ा है, यहाँ तो कोई दिक्कत। वाइट गेट डाटा का हमने फंक्शन बनाया है जो कि एक्स और वाई के वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, प्राइवेट के अंदर जो है दो वैल्यूज हम लिए हैं, इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, इसके मदद से हम लोग जो है वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे इसके कंस्ट्रक्टर की मदद से, और इसके मदद से वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इंट मेन, यहाँ पे देखिए हमने क्लास को क्लोज किया है। यहाँ पे इंट मेन के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो है माई क्लास हमने एक ऑब्जेक्ट, माई क्लास में ऑब्जेक्ट 1 जो है डिक्लेयर किया, कॉल द कंस्ट्रक्टर विथ, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को हम, क्योंकि जैसे हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ये तो याद होगा आपको। तो कॉल द कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट वैल्यूज, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को जो हमने डिफॉल्ट वैल्यूज इसके साथ कॉल करा है, जो कि पहले से ही इनिशियलाइज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यूज हम कोई पास कर नहीं रहे हैं, तो वैल्यू पहले से हमने इनिशियलाइज करके रखा है, वही तो प्रूट होगा। और जैसे इसे करेंगे तो यहाँ पर देखोगे एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू 20 जो है यहाँ आउटपुट में तुमको शो करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद माई क्लास में देखो यहाँ पर हमने एक आर्गूमेंट पास किया था, कॉल द कंस्ट्रक्टर विथ 5, हमने ए को कॉल किया है और बी को हमने 20 कॉल किया है। जैसे हम कम करेंगे तो एक्स जो है 5 कॉल हो जाएगा, वाई जो है 20 कॉल हो जाएगा, यहाँ पर तुमको दिखाई दिया। ठीक है, उसका सेकेंड जो है माई क्लास में ऑब्जेक्ट हमने 5 और 15 जो कॉल किया, तो कॉल द कंस्ट्रक्टर विथ ए जो है 5 है, बी जो है 15 हमने कॉल किया है, तो 5 यहाँ पर तुमको शो कर रहा है और 15 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पे और 15 जो यहाँ पर दो आर्गूमेंट हमने शो किया, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वाला आर्गूमेंट जो है हट जाएगा। ठीक है, कॉल द कंस्ट्रक्टर विद ऑफ ए 5 और बी 5, और इस गेट के डाटा की मदद से हम लोग जो है इसे प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे प्रिंट करेंगे यहाँ पर वैल्यू जो है वो ये जो प्रोग्राम दिख रहे हो तुम, जिसमें बिना आर्गूमेंट के हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया, माई क्लास है, और इसमें वैल्यू जो हमने एक्स को 0 और वाई को वाई इक्वल टू 0 जो है वो रखा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पर विदाउट आर्गूमेंट हमने कंस्ट्रक्टर जो है बुला कर रखा है विद नो आर्गूमेंट्स, यहाँ पर जो है आर्गूमेंट कोई हैगा नहीं। ओवरलोड कंस्ट्रक्टर वंस विथ वन आर्गूमेंट, यहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन को क्या किया हमने, कंस्ट्रक्टर को हमने ओवरलोड किया है विद एक आर्गूमेंट ए। ठीक है, ए को वैल्यू को हमने एक्स में पुट करवाया है और वाई के वैल्यू को हमने 20 जो है वाई में पुट करवाया है। ठीक, यानी कि एक वाई के वैल्यू को हमने पहले ही जो है इनिशियलाइज कर दिया। ओवरलोड कंस्ट्रक्टर वंस आर्गूमेंट्स कॉल्ड एसटीडी एनेबल। ओवरलोड कंस्ट्रक्शन, फिर कंस्ट्रक्टर को हमने ओवरलोड किया है विद द टू आर्गूमेंट्स जो है इंट ए एंड बी, और यहाँ पर दोनों का वैल्यू जो हमने देखो पुट करवाया। और ओवरलोड कंस्ट्रक्टर विद द टू आर्गूमेंट्स, उसके वाइड के मदद से हम लोग यहाँ से इसको प्रिंट करवाएंगे। दो वैल्यू मैंने प्राइवेट में डिक्लेयर कर रखा है x1 एंड y1। सेम तरीके से हमने जो है यहाँ पर वैल्यूज़ को क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। देखिए जब हम कोई भी आर्गूमेंट जो है वो नहीं भेजते हैं, द कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता है जो x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 0। अब तुम यहाँ पर देखोगे, अब दूसरे देखिए माई क्लास जो है जब हमने एक आर्गूमेंट के साथ भेजा है, तो पहले वाला जो आर्गूमेंट था उसमें डिफॉल्ट था वो आ जाएगा 5 इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे
सेकेंड वाला जो था 5 और 15 जो हम भेजेंगे, तो 2 आर्गुमेंट के साथ जो है ये 5 और 15 यहाँ पे प्रिंट करते हुए तुमको दिखाई देगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इनिशियलाइज़र की मदद से क्या हम लोग इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं? देखते हैं। एक छोटा-सा बदलाव हमने प्रोग्राम में किया है। देखिए यहाँ पर हमने इनिशियलाइज़र लिस्ट का यूज़ किया है, इस प्रोग्राम को जो है इनिशियलाइज़ करने के लिए, ठीक है? बस यही यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना था और वो हमारा हो चुका है, ठीक? जहाँ हमने लाइन को जोड़ा छोड़ा था वहीं पर आकर हम फिर आ गए हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको समझ में आ गया जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है। यू नीड टू इनिशियलाइज़ इट टू इट हम लोग यहाँ पर जो है इनिशियलाइज़ इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने इंट एक इनअदर क्लास लिया है इंट ए, ठीक है? पब्लिक में देखिए यहाँ पर हमने इनअदर क्लास इंट ए वैल्यू लिया है, ठीक है? वैल्यू और एक ही आर्गुमेंट नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर आर्गुमेंट, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसमें आर्गुमेंट हमने लिया है वैल्यू और वैल्यू को इनिशियलाइज़ भी कर रहे हैं और यहाँ पे क्लास को हमने क्लोज़ किया है। क्लास के अंदर फिर एक दूसरा क्लास हमने बनाया है, क्लास माय क्लास बनाया है और इनअदर ऑब्जेक्ट यानी इस क्लास को यहाँ पर भी डिक्लेयर हमने किया है ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट ऑफ इनअदर क्लास, ये जो है इनअदर ऑब्जेक्ट है क्लास का, ठीक है? और पब्लिक के अंदर जो है इसके हमने फिर से हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है माय क्लास इंट वैल्यू और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वैल्यू वन से हम लोग क्या कर रहे हैं इनिशियलाइज कर रहे हैं वेल यूजिंग द इनिशियलाइजर लिस्ट टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं, वैल्यू ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं। हेयर द इन अदर एग्जाम्पल डज नॉट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर एक हमने एक कंस्ट्रक्टर देखा है इन अदर एग्जाम्पल। सो वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन अदर क्लास, जहाँ पर हमने सो वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हमने क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इन अदर क्लास का, नीड टू इनिशियलाइज द लिस्ट टू पास द रिक्वायरमेंट, जहाँ पर हमें इनिशियलाइजर की मदद ली है तो आर्गूमेंट को पास करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे हमने सीधे ऑब्जेक्ट को ही इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर की मदद से। और इनिशियलाइजर लिस्ट का भी हम यूज़ करें। यहाँ समरी में देखिए कुछ दिया है कि कांस्टेंट मेंबर मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कांस्टेंट मेंबर को यानी कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन पर ही हम लोग क्या करना चाहिए, इनिशियलाइज करना चाहिए। एंड इनिशियलाइजर लिस्ट इज द ओनली वे टू डू इट, और इनिशियलाइजर लिस्ट जो है केवल एक ही साथ एक और इनिशियलाइजर लिस्ट जो है वो केवल माध्यम है इसको इनिशियलाइज करने का। रेफरेंस मेंबर ऑल्सो नीड टू इनिशियलाइज इमीडिएटली, रेफरेंस मेंबर को इनिशियलाइजर की मदद से हम लोग जो है इमीडिएट इनिशियलाइज कर सकते हैं, विच इज़ डन बाय इनिशियलाइजर लिस्ट, जो कि किसके द्वारा इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइजर लिस्ट के द्वारा। इफ़ अ क्लास कंटेन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई क्लास जो है कंटेन ऑब्जेक्ट करता है किसी भी इनअदर क्लास का जिसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, हमने इसे अभी तुरंत एग्जांपल जो देखे थे वही है, उसको हम लोग इनिशियलाइज करना चाहिए टू पास द नेसेसरी आर्गुमेंट ड्यूरिंग द इनिशियलाइजर। अगर कोई भी क्लास इफ़ अ क्लास अगर कोई भी क्लास कंटेन करता हो ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे क्लास का और उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, तो हम लोग इनिशियलाइजर की लिस्ट से पास कर सकते हैं आर्गुमेंट जब उसको हम लोग इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तब, ठीक है? दिस जितने भी हम लोग ऊपर जो एग्जांपल हमने देखा है वो शो करता है कि इनिशियलाइजर लिस्ट जो है हमारे सिचुएशन में डायरेक्टली और इनिशियलाइजर रिक्वायरमेंट में कांस्टेंट में रेफरेंस में क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मदद करता है। सिंटेक्स देखोगे इनिशियलाइजर का, यहाँ पर देखोगे एक क्लास माई क्लास नेम हमने बनाया है जहाँ पर इंट ए और कांस्टेंट हमने वाई डिक्लेयर किया है जो कांस्टेंट मेंबर है इनिशियलाइजर। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के मदद से हमने दो ये कंस्ट्रक्टर जो अभी आर्गूमेंट लिया है इंट ए इन बी, और यहाँ वैल्यू को जो हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं और हमारा बॉडी जो कंस्ट्रक्टर का वो ऑप्शनल है, एम्प्टी छोड़ दिया हमने। Efficiently initialize using initializer generally more efficient than the assigning the value to the constructor body because members are initialized directly rather than the being assigned after default initializer. Order of initializer, order of initializer में यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, ये समझते हैं कि पॉइंट में क्या दिया है। Efficiently initialization यूजिंग द इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजर के मदद से जनरली बहुत ही आसानी से हम लोग जो क्या कर सकते हैं वैल्यू को असाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के बॉडी में। बोला यूजिंग द इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजर
लिस्ट के मदद से जनरली जो है अक्सर हम लोग जो है अच्छे से इफिशिएंटली जो है वैल्यू को असाइन कर सकते हैं क्या किसमें कंस्ट्रक्टर के बॉडी में कंस्ट्रक्टर में द वैल्यू इन द कंस्ट्रक्टर बॉडी बिकॉज द मेंबर्स आर इनिशियलाइज्ड। यहाँ पर जो है इनिशियलाइजर में जो मेंबर जो है डायरेक्टली इनिशियलाइज होता है रेदर देन बीइंग असाइंड आफ्टर डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन से मतलब देखो यहाँ पर वैल्यू जो है तुरंत इनिशियलाइज हो जाता है, यही कह रहा है। ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन, द ऑर्डर इन विच द क्लास मेंबर्स आर इनिशियलाइज इज सेम एज ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन इन द क्लास, नॉट ऑर्डर बाय दे अपीयर इन द लिस्ट। ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन क्या कर रहा है, देखिए तो ऑर्डर जिस ऑर्डर में विच द क्लास मेंबर्स आर इनिशियलाइज्ड, ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन यानी कि द ऑर्डर in which the class members are initialized is the same as order of their declaration in the class। जैसे जो है जैसे क्लास मेंबर जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है वैसे ही उसका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए एज अ सेम ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन। उसका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए डिक्लेरेशन क्लास के डिक्लेरेशन में भी, नॉट अदर दे अपीयर इन द लिस्ट, जैसे कि लिस्ट में अपीयर हो रहा है वैसे नहीं। constant and reference member, initializers are required when you have the constants reference and they must be initialized upon the operation। कंस्ट्रक्शन का और रेफरेंस मेंबर का यहाँ पर हम लोग को ज़रूरत पड़ता है क्योंकि कॉन्स्टेंट्स और रेफरेंस मेंबर को ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के समय जो है उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसकी आवश्यकता जो है हमें पड़ती है। यहाँ पे जो ऊपर हमने लाइन लिखा था द ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन, ठीक है, द ऑर्डर in which the class members are initialized as same as order of declaration in the class, not order appear in the initializer, it appear help me to know। ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे कि एक क्लास हमने डिक्लेयर किया है जहाँ पर int x एंड int y, द फर्स्ट क्लास को हमने फर्स्ट मेंबर को डिक्लेयर किया है, उसका सेकंड डिक्लेयर का मेंबर किया है। लेकिन इनिशियलाइजेशन में देखेंगे int a आर्गूमेंट हमने लिया है, int b हमने आर्गूमेंट लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है y को y यानी कि y को हम लोग b में डाल रहे हैं, साथ ही साथ x को हम लोग जो है a में यानी कि डालें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर y को हम लोग पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। इनिशियलाइजिंग द लिस्ट विथ y फर्स्ट एंड सेकेंड, और x को सेकेंड में इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आर्गूमेंट हम भेज रहे हैं, ठीक है। आपके एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, इन दिस क्लास द मेंबर x एंड मेंबर y डिक्लेयर हुआ है, और x जो पहले हुआ है और y जो है पहले हुआ है, वह बाद में हुआ है। लेकिन इन द कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहे हैं, यू मे थिंक y को पहले इनिशियलाइजिंग द फर्स्ट बिकॉज इट कम द फर्स्ट इन द इनिशियलाइजिंग लिस्ट, y इक्वल टू बी एंड x टू है, बट इट इज नॉट दैट इज नॉट हाउ बट इट इज नॉट हाउ इट वर्क। देखिए इसमें क्या हुआ है कि y को हमने पहले इनिशियलाइज क्या किया है इनिशियलाइजर लिस्ट में, बिकॉज इट कम द फर्स्ट इन द इनिशियलाइजर लिस्ट। इनिशियलाइजर लिस्ट में देखिए y यहाँ पर पहले आ रहा है, तो ये पहले इनिशियलाइज होना चाहिए। देखिए ये बताना क्या चाह रहा है, इन द कंस्ट्रक्टर यू मस्ट थिंक द y इज, अब कंस्ट्रक्टर में हम सोचा हुआ कि y जो है पहले इनिशियलाइज होगा फर्स्ट, ठीक है, बिकॉज पहले इनिशियलाइजर लिस्ट में आया है। लेकिन बट दैट्स नॉट इट वर्क। अब इस लाइन का मतलब समझिएगा, लेकिन यह इस तरीके से काम नहीं करता है। क्या लाइन लिखा भाई, बट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। देखिए कंस्ट्रक्शन को हम लोग जो है पहले y डिक्लेरेशन में जो है यू मे थिंक, आपने सोचा कि y जो है पहले इनिशियलाइज होगा, लेकिन कम x जो है पहले आ रहा है, y जो पहले आ रहा है इनिशियलाइजेशन, लेकिन ये ऐसे नहीं काम करता। तो कैसे काम करता है, देखिए इनिशियलाइजिंग ऑर्डर, इनिशियलाइजिंग ऑर्डर क्या होता है, फॉलो द डिक्लेरेशन ऑर्डर इन द क्लास सो x विल बी ऑलवेज बी इनिशियलाइज बिफोर द y। लेकिन इनिशियलाइजिंग ऑर्डर क्या होता है कि आप इनिशियलाइजिंग में यहाँ देखिए डिक्लेरेशन को फॉलो करता है, जो पहले डिक्लेयर होगा वो पहले इनिशियलाइज होगा, चाहे इनिशियलाइजर लिस्ट में आप कुछ भी लिख दीजिए। इनिशियलाइजिंग ऑर्डर द फॉलो द डिक्लेरेशन ऑर्डर, इनिशियलाइजिंग ऑर्डर होता है, डिक्लेरेशन ऑर्डर जो है क्लास में फॉलो करता है, इसलिए सो एक्स जो है विल हमेशा इनिशियलाइज होगा बिफोर द पहले होगा वाई से, रिगार्डलेस ऑर्डर इनिशियलाइज। जिसका मतलब कि यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है वाई को पहले इनिशियलाइज कर दिया, आउटपुट में हमेशा देखिए पहले होगा। इन दिस केस इवन वाई इज अप्रोचिंग अपीयर बिफोर द एक्स इनिशियलाइज, लेकिन वाई जो पहले आ रहा है इनिशियलाइज लिस्ट में, लेकिन एक्स जो है पहले इनिशियलाइज होगा बिकॉज क्योंकि डिक्लेरेशन उसका जो है पहले हुआ है।
ये फ्रेंड फंक्शन का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर क्लास नाम का एक हमारा क्लास नेम जो हमारा एक क्लास है, जिसमें हमने प्राइवेट वीआर वैल्यू जो है जो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करके रखा है। साथ ही साथ हम यहाँ कंस्ट्रक्टर जो है जो कि इनिशियलाइजर लिस्ट के साथ है। कंस्ट्रक्टर का नाम जो है क्लास नेम है, क्योंकि क्लास नेम हमारा क्लास का नाम है, इसलिए कंस्ट्रक्टर नाम भी क्लास नेम है। साथ ही साथ हमने जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्टर को जो है इनिशियलाइजर लिस्ट की मदद से प्राइवेट वैल्यू को जो है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो कि 0 पर है। कंस्ट्रक्टर का बॉडी जो है हमारा वो एम्प्टी है। साथ ही साथ पब्लिक के अंदर हमने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करके रखा है। फ्रेंड फंक्शन है, इसका नाम है वाइड। वाइड यहाँ पर दिखा रहा है कि इंटरेस्ट टाइप का है। फ्रेंड कीवर्ड दिखा रहा है ये कि फ्रेंड फंक्शन है। वाइड जो है दिखा रहा है कि ये जो है वाइड है, यानी कि रिटर्न टाइप इसका जो है कुछ नहीं रहेगा। फ्रेंड फंक्शन का नाम है सो प्राइवेट, और यहाँ पर क्लास का नाम दिया है, और हमने ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट जो हमने डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन देकर बाद में आ जाकर यहाँ का बाहर फंक्शन को हमने डिफाइन किया, यानी डिफिनेशन हमने दिया फंक्शन का। इसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट OBJ1 को हम लोग जो है पास कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे एक्सेसिंग द प्राइवेट मेंबर का एक्सेस हम कर पा रहे हैं, जो कि प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट प्राइवेट वीआर से हम लोग इस वैल्यूज़ को जो है प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ही हमने सीधे क्या किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो है वो हम पास कर रहे हैं। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट OBJ1 हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, तो कंस्ट्रक्टर जो है इसे हमने जीरो पर इनिशियलाइज कर दे रहा है, ठीक है। सेम प्रोग्राम को हम लोग जो है कंपाइलर पर लेकर आ चुके हैं, और यहाँ पर जब इसे हम रन करवाते हैं तो यहाँ पर देखना वेरिएबल का वैल्यू जो है वो 0 है। क्या होगा अगर इसको 0 की जगह हम लोग जो है 9 पर इनिशियलाइज करते हैं, तो वैल्यू जो है वहाँ पर 9 जो है शो कर रहा है, ठीक है। और इनिशियलाइज ही नहीं करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है क्रिएट है। एक और ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इसका नाम हम लोग OBJ1 रखते हैं। OBJ1 हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम रखा है।